हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन हिस्ट्री प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम दैनिक उत्तर लेखन का अभ्यास कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हमारा 56वां दिन है और खास करके ये प्लेटफॉर्म हिंदी माध्यम के वे विद्यार्थी जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस लिख रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऑलरेडी मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं कि आप भले से आप प्रीलिम्स के ही फोकस हैं, आप फोकस आपका पूरी तरह से भले से अगर प्रीलिम्स है तो भी ये जो दैनिक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से, और मैंने कई बार ये बात बता चुका हूं कि अब जो एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं यूपीएससी के द्वारा, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, उसमें उनका अधिकांश फोकस रह रहा है किस तरह से इंटीग्रेटेड क्वेश्चन पूछे जाएं, किस तरह से एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाएं, और जो कि सीधे सीधे रटे रटाए फैक्ट्स नहीं है। इवन जो लोग यूपीपीसीएस का भी पेपर दे चुके हैं, इस बार यूपीपीएससी का भी जिन लोगों ने पेपर दिया है उन लोगों को भी ये बात समझ में आई होगी। और काफ़ी लोग, मतलब मेरे जानने वाले काफ़ी लोग थे जो कि पहले यूपीपीसीएस में बहुत अच्छे मार्क्स ले आते थे 2 साल पहले, 2018 में भी प्री में बहुत ज़्यादा मार्क्स आए थे, लेकिन इस बार वो लोग फेल हो गए, यूपीपीसीएस में क्वालिफाइड नहीं हुए। उसका कारण भी ये है कि अब यूपीपीसीएस भी बहुत हद तक अपना जो डायमेंशन है वो चेंज कर चुके हैं। और आपने देखा होगा जो 2019 की परीक्षा हुई थी प्रीलिम्स, उसमें यूपी से रिलेटेड एक भी प्रश्न ही नहीं पूछा गया था और प्रश्नों की जो क्वालिटी थी वो भी काफ़ी हद तक एनालिटिकल थी। जब तक आप मेंस के प्रश्न सॉल्व नहीं करेंगे, आंसर राइटिंग की आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई होगी, तब तक उन प्रश्नों को सॉल्व कर पाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तो दोस्तों, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से चर्चा करेंगे। और शेड्यूल के हिसाब से जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 की आज हमें चर्चा करनी है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक प्रश्न को पूरे मॉडल आंसर के हिसाब से देखते हैं, पूरे शब्द सीमा में देखते हैं, और दूसरे प्रश्न का मैं केवल कंटेंट बताता हूँ, स्ट्रक्चरिंग बताता हूँ और आपको खुद से लिखना होता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो महत्वपूर्ण सूचना, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है, साथ में इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, तो कृपया इसे जल्दी से जल्दी कर दें। और ये जो हमारे टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैंने लिंक दे रखी है, नीचे जो वो होता है डिस्क्रिप्शन होता है उस पर भी लिंक होती है, t.me/UPSC in हिंदी 1, ठीक है 1। इस पे यूपीएससी हिंदी नाम का टेलीग्राम चैनल है, उस पे जो भी पीडीएफ हैं, जो भी टेस्ट सीरीज हैं, जो भी अन्य मटेरियल है, यहाँ पे आपको आराम से मिल जाते हैं। मेरे बारे में आप देख सकते हैं 2019 की सिविल सेवा की परीक्षा में हिंदी मीडियम से इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ और इसीलिए मैं डिस्कशन करता हूँ कि किस तरह से बहुत अच्छा आंसर लिखा जाए, ठीक है। तो हम सीधे अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा प्रश्न है, प्रश्न आज देखिएगा, आज का जो प्रश्न है, पहली बात देखिए जीएस पेपर 1 का है। इसको अगर मैं सेक्शन में बांटूं तो ये प्रश्न है पोस्ट इंडिपेंडेंट का, ठीक है, यानी स्वतंत्रता उत्तरोत्तर स्वतंत्रता का ये प्रश्न है, इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का प्रश्न है। इसको, ये जो प्रश्न की प्रकृति है, ये इसको खुद किससे रिलेट कर रही है, इंटरनल सिक्योरिटी से भी रिलेट कर रही है, ठीक है। तो देखिए, यही कह रहा हूं मैं, काफी इंटरलिंकेजेस हैं जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, वो इंटर सब्जेक्टुअल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको सब्जेक्ट को कनेक्ट करने होगा, सब्जेक्ट को 1, 2 कोई अलग करके आप नहीं देख सकते। आपको पूरे जितने विषय हैं जीएस 1, 2, 3, 4 सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और सबको आपको शामिल करना होगा अपने उत्तर लेखन में। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इसको मैंने सॉल्व किया है और आपके सामने भी रख रहा हूं, आप भी इसको देखें, सॉल्व करें। और ऑलरेडी मैं एक दिन पहले ही ये क्वेश्चन अपलोड कर देता हूं। प्रश्न पढ़ता हूं। प्रश्न है, इस क्षेत्र के अलगाव, इसकी जटिल सामाजिक प्रकृति और इसके पिछड़ेपन की परिणति स्वतंत्रता के उपरांत से ही उत्तर पूर्व के विभिन्न राज्यों के द्वारा मांगों के एक जटिल समुच्चय के रूप में हुई है, चर्चा कीजिए। अच्छा, इंग्लिश में एक बार पढ़ता हूं, फिर डिस्कशन करेंगे, समझेंगे इसको। द आइसोलेशन ऑफ द रीजन, its complex social character and its backwardness have all resulted in a complicated set of demands from different states of northeast since independence. Discuss. देखिए, जब आप प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। इतना बड़ा प्रश्न पूछा है, एक चीज बस क्लियर हो रही है, चर्चा करना है, ठीक है। चर्चा करनी है किस चीज पे, ये बात प्रश्न में आपको उठनी चाहिए। जब आप प्रश्न कर रहे हैं, 15 मार्क्स का प्रश्न है, 250 शब्दों में लिखना है। जब आप प्रश्न पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में होना चाहिए, भाई किस चीज की हमें चर्चा करनी है। प्रश्न में कह तो रहा है चर्चा करनी है, किस चीज की चर्चा करनी है, तो क्या चर्चा करना है उसको देखिए। बोला नॉर्थ ईस्ट भारत का एक महत्वपूर्ण रीजन है, उसके बारे में आपको क्या क्या चर्चा करनी है। पहली चर्चा, इस क्षेत्र का अलगाव है, कई तरह का इस क्षेत्र का अलगाव है, राजनीतिक अलगाव है, मुख्य भूमि से भौगोलिक अलगाव है, तो ये इस क्षेत्र के अलगाव की चर्चा करनी है। इस क्षेत्र की जटिल सामाजिक प्रकृति की चर्चा करनी है। दूसरी बात, तीसरी बात किस चीज की चर्चा करनी है, इसके पिछड़ेपन की परिणति की चर्चा करनी है कि इसका पिछड़ापन है,
ये चित्र काफी पिछड़ापन है, क्यों पिछड़ापन है, कैसे पिछड़ापन है, इसकी चर्चा करनी है। और ये जो तीनों चीज हो रही हैं, अलगाव, सामाजिक आप कह सकते हैं जटिल सामाजिक प्रकृति और इसका पिछड़ापन, ठीक है, ये तीनों चीजें क्या कर रही हैं, इसकी परिणति यानी इन तीनों चीज का जो रिजल्ट है वो क्या हुआ है, स्वतंत्रता के उपरांत इस क्षेत्र में विभिन्न राज्यों द्वारा मांगों के एक जटिल समुच्चय के रूप में हुआ है। तो यानी इन तीनों चीज का रिजल्ट, पहला प्लस जटिल सामाजिक प्रकृति दूसरा, प्लस पिछड़ेपन तीसरा, इसका रिजल्ट क्या हुआ है, विभिन्न राज्यों के द्वारा अलग अलग जटिल मांगों के रूप में आया है। तो यानी कौन सी जटिल मांगे हैं उसकी चर्चा करनी है। तो देखिए 1 लिखना है आपको, 2 लिखना है, 3 लिखना है और इसका रिजल्टेंट किस तरह से 4 बन रहा है, 1 + 2 + 3 = 4। ये काम आपको इस चीज पे एनालिसिस करना है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे किस तरह से इसकी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इसको अभी हम समझते हैं और जो इसका पीडीएफ है आंसर राइटिंग का, ये मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा कुछ समय बाद। तो देखिए दृष्टिकोण मैंने ऑलरेडी एक बार लगभग चर्चा कर दिया है। आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, नॉर्थ ईस्ट का आप परिचय दे सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का आप परिचय दे दें कि नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र ये है, उसकी कुछ समस्याएं बता दें कि किस तरह की समस्याएं यहां पर हैं, क्योंकि प्रश्न की मांग वही है कि कुछ जटिल समुच्चय हो रहा है, समस्याएं कुछ हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप कुछ समस्याएं इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं। मुख्य भाग में आपको क्या बताना है, ये जो समस्याएं हुई हैं उस समस्या के बहुत सारे कारक हैं जो नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम्स है, चाहे वो उग्रवाद की हो, चाहे वो पिछड़ेपन का हो, बहुत सारा कारक है। तो उसके कारक प्रश्न में खुद दिया हुआ है, समस्या के कारक देखिए प्रश्न में खुद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्षेत्र का अलगाव, जटिल सामाजिक प्रकृति और पिछड़ेपन, ये 3 कारक दे चुका है। तो इन 3 कारकों पे आपको चर्चा करनी है कि समस्या के कारक कौन कौन से हैं। तो 1, 2 और 3 इस पे चर्चा करनी है, यानी इस पे आपको एक एक पैराग्राफ तीनों पे लिखना है। फिर इसका रिजल्टेंट क्या हुआ, इसका रिजल्टेंट हुआ इससे उत्पन्न मांगे, जो जटिल मांगे हुई हैं, जटिल मांगे उत्पन्न हुई हैं उसकी आपको चर्चा करनी है, ठीक है। इस बात को समझिएगा, जो जटिल मांगे उत्पन्न हुई है इसके कारण वो चर्चा करनी है। निष्कर्ष में आप क्या बता सकते हैं, कुछ समाधान बता सकते हैं। और देखिएगा निष्कर्ष में अलग अलग तरीके की चीजें हो सकती हैं आपके साथ, ठीक है। आपको जो समझ में आ रहा होगा आप उस तरह का निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं। देखिए पहले मैं एक बार आंसर बता देता हूं, फिर एक इंप्रूवमेंट है, क्योंकि मैंने ये आंसर बिल्कुल टाइम लिमिट के हिसाब से 11 मिनट में ही किया था, ठीक है। तो एक थोड़ा सा जो इंप्रूवमेंट ये हो सकता है, अभी मैं जब एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा फिर बताऊंगा, ठीक है, क्या इंप्रूवमेंट और किया जा सकता है, मेरे आंसर में भी और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो देखिए इंट्रोडक्शन मैंने क्या लिखा, 8 राज्यों वाला उत्तर पूर्व भारत। अब मैं यहां पे बैठ नहीं गया कि 8 राज्यों को बताने, असम, अरुणाचल प्रदेश, वो नहीं बताया, वो मैंने क्या किया, मैप से बना दिया, ठीक है। बगल में आप चाहें तो यहां पे चीन दिखा दें, यहां पे म्यांमार दिखा दें, ठीक है, बांग्लादेश दिखा दें। तो ये सीधे आप ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। चीन ना लिखे, आप तिब्बत लिखा करें, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो तिब्बत लिख दें आप, है ना। तो देखिए 8 राज्यों वाला उत्तर पूर्व भारत स्वतंत्रता के समय से ही जातीय हिंसा, विद्रोह, अवैध प्रवास आदि समस्याओं से जूझ रहा है। तो मैंने शॉर्टकट में सीधे समस्याएं बता दी, कौन कौन सी समस्याएं, अवैध प्रवास, हिंसा और विद्रोह। मैंने ये इंट्रोडक्शन में सीधे सीधे समस्याएं बता दी, ठीक है। जिसके निम्न कारक हैं, और कौन कौन से निम्न कारक हैं वो दिया ही हुआ है। और मैंने यहां पे क्या किया, देखिए बनाया, मैप बनाया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का मैप आप लोग को तैयार होना ही चाहिए यार, और बहुत अच्छा मैप तो नहीं है, आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन काम चलाऊ मैप ऐसे ही 10 सेकंड में आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है। और हो सकता है ये राज्य आप एक बार चेक कर लेंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम यही तरीके से है ना, मतलब ऊपर नीचे तो नहीं है कि मणिपुर और मिजोरम ऊपर नीचे हो गया। क्यों, प्रीलिम्स में एक सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजधानियां आपको दे देगा, ठीक है, सारे जो भी चारों ये हैं इस सब की राजधानी दे देगा, बोलेगा नॉर्थ से ईस्ट लगाइए या ईस्ट से वेस्ट लगाइए, ऐसा प्रश्न प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है। तो जो भी राजधानी आपको मार्क करना है, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट सबको मार्क कर लेना, तो आपका प्रीलिम्स का एक प्रश्न यहीं से तैयार हो जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि कई समस्याओं से जूझ रहा है जिसके निम्न कारक हैं, और कारक कौन कौन से थे, वो कारक दिए हुए थे। और जो मैंने मैप बनाया उसमें सारे राज्यों को दिखा दिया कि असम है, देखिए सिक्किम है, असम है, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये मैंने मैप में दिखा दिया। बगल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी दिखा दिया, यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसका बहुत ही महत्व है, तो उसको भी मैंने बगल में दिखा दिया। आपको बताना निम्न कारक हैं, कारक दिया ही हुआ था, क्या था, पहला कारक क्षेत्र का अलगाव। इसी पर मुझे चर्चा करनी है कि क्षेत्र का अलगाव है, तो मैं क्या करूंगा, 2 तरीके का अलगाव बताऊंगा। पहला अलगाव भौगोलिक अलगाव। भौगोलिक अलगाव क्या है वो मैंने लिखा, केवल पतले सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ही यह मुख्य भाग से जुड़ा हुआ है, यानी भारतीय जो मुख्य भाग है, मेन इंडियन भूमि। आप चाहें तो पूरे इंडिया का ही मैप बना सकते थे। देखिए अगर बहुत छोटा मैप बनाना हो तो देखिए मैं तो एग्जाम में क्या करता हूं, एकदम बिल्कुल आप टाइम देख सकते हैं कि 10 सेकंड में मुझे मैप बनाने आता है।
10 सेकंड से कम लगता है। तो मैं ये दिखा देता, पतला सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक, चाहे तो यहां पर आप बहुत छोटा, मतलब इवन ऐसा मैप आप बना सकते हैं ना, और इंडिया बस मैप समझ में आना चाहिए कि भारत है। तो आप चाहें तो यहां पे बगल में एक छोटा मैप एक्स्ट्रा और बना सकते हैं और बता सकते हैं कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ठीक है। तो इस तरह का आप प्रयास कर सकते हैं एग्जाम में। अब देखिए, तो मैंने ये बात बताई, ठीक है। इसके अलावा मैं क्या करूंगा, इसके अलावा मैं दूसरा पॉइंट बताऊंगा, ऐतिहासिक अलगाव। ऐतिहासिक अलगाव क्या था? इंडिपेंडेंस से पहले क्या किया जाता था? जो आप ये समझ सकते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले मुख्यतः जो अंग्रेजों की नीति थी इस क्षेत्र को लेकर, जो अंग्रेजों की नीति थी वो क्या थी? अंग्रेजों ने यहां पे ईसाई मिशनरियों को भेजा और इसके प्रभाव से इसे मुख्य भारत से अलग रखा। बेसिकली आप देखेंगे जो राष्ट्रवादी आंदोलन चले थे, ठीक है, जो भी आंदोलन चले थे उससे अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को पूरी तरह से काट के रखा। यहां पर राष्ट्रवादी आंदोलन आपको एक दो दिखेंगे, जैसे रानी गेडिनलियू का नाम सुना होगा आपने। वो भी आप देखेंगे कि भारत के मुख्य भाग में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे उससे अलग ही दिशा में थी। और यहां पे राष्ट्रीय आंदोलन बहुत ही अलग, कुछ म्यांमार का पार्ट था, जैसे बर्मा जब 1935 में अलग हो गया। तो अलग अलग तरीके से अंग्रेजों की नीति ये थी, आजादी से पहले यानी 1947 से पहले अंग्रेजों की नीति थी इस क्षेत्र को पूरी तरह से राजनीतिक रूप से अलग रखा जाए। तो ये बात आप समझ सकते हैं, राजनीतिक रूप से अलग रखा जाए। और यहाँ पे चाय के बागान उनके होते थे, खूब ढेर सारे चाय के बागान होते थे। तो ये आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि दो तरह का अलगाव है, पहला भौगोलिक अलगाव, हेडिंग डाल दें, दूसरा ऐतिहासिक रूप से भी ईसाई मिशनरियों के प्रभाव द्वारा यहाँ पर मुख्य भारत से इसे अलग रखा गया, ठीक है। इसका यही काम किया गया, इसको कंटेन रखा गया। अब दूसरा हेडिंग क्या डालूंगा? जटिल समाज। जटिल समाज की प्रकृति वही पूछा था। तो जटिल समाज में क्या है? यहां पर 200 से ज्यादा जनजातियां हैं। कुछ एग्जांपल लिख दूंगा, मिजो, कुकी, अंगामी, आओ, ठीक है, बहुत सारी हैं। जैसे आपने आपतानी सुना होगा, मतलब मुझे तो कम से कम इसमें से 25-30 याद हैं, तो 2-4 उसमें से लिख दूंगा। इसके अलावा बहुत ढेर सारी भाषाएं, जनजाति एवं भाषाई विविधता, ये पॉइंट एक मैंने छोड़ दिया, उसको भी लिख दें। तो जनजाति एवं भाषाई विविधता, असल में क्या होता है, एक देखिए ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है, इसके लिए आपको घबराना नहीं चाहिए। मेरा काम ये आपको रियलिटी से परिचय कराना कि एग्जाम में रियल फील क्या होती है। तो एग्जाम में जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं तो क्या होता है, एक आध जो पॉइंट आपके बहुत अच्छे होते हैं और आपको याद होने चाहिए, वो आप जनरली स्लिप कर जाते हैं क्योंकि आपका टाइम लिमिट बहुत कम होता है। इवन मैंने इतनी प्रैक्टिस की है, मैंने खूब प्रैक्टिस की आंसर राइटिंग की, 3-4 हज़ार से ऊपर आंसर लिखे हुए हैं, फिर भी अभी भी मेरे दिमाग से स्लिप हो जाती हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कभी कभार स्लिप हो जाते हैं। तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है, 1-2 पॉइंट अगर छूट गया तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसकी वजह से अपना आंसर नहीं बिगाड़ना है, ठीक है। आंसर का फ्लो बने रहने दीजिए, एक आध पॉइंट छूट जाते हैं तो उससे बहुत मार्क्स नहीं कटेंगे। हो सकता है आपको 6 मार्क्स मिलने हो, एक आपने पॉइंट छोड़ दिया तो आपको 5.5 मिले, ये बहुत समस्याजनक नहीं है। इससे आपको क्या हुए, 0.5 मार्क्स ही कटे, ये बात हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए आपने इस चिंता में आगे के क्वेश्चन गड़बड़ कर दिए तो आपको केवल 0.5 मार्क्स ही मिलेंगे, 5.5 मार्क्स कट जाएंगे। इस बात को समझिएगा। तो हमेशा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में एक आध पॉइंट अगर छूट जाए तो उसके लिए परेशान नहीं होते हैं। अच्छे बच्चे हैं ना, अच्छे बच्चे इन चीजों के लिए परेशान नहीं होते हैं। तो मैंने क्या होता है, जटिल समाज है, 200 से ज्यादा जनजातियां हैं, बहुत सारी भाषाई विविधता है, रहन सहन सांस्कृतिक विविधता है, अलग अलग तरीके पे रहते हैं। देखिए बेसिकली अगर मैं, क्योंकि मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूं तो मैं आपको समझाऊं अगर थोड़ा, तो यहां पर क्या है, पहाड़ है, नदी घाटियां हैं, ठीक है, और पठार है, शिलोंग का पठार है, ठीक है। तो देखिए पठार पर अलग तरह की संस्कृति विकसित हुई है। गारो खासी जयंतिया आपने सुना होगा, गारो खासी जयंतिया ये पठारी रीजन है, शिलोंग पठार का रीजन है। पहाड़ है, जो भी ढेर सारे नागा जो जनजातियां हैं आपने सुना होगा, पटकाई बूम, इसके अलावा डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये सब पहाड़ियां जो है वहां पर अलग तरह की संस्कृति विकसित हुई है, पहाड़ी संस्कृति। इसके अलावा जो मैदान है, मणिपुर में आपने सुना होगा मैती समुदाय, अलग अलग तरीके के जो मैदान है, जो ग्राउंड है, नदी घाटियों पे जो मैदान है वहां पर अलग तरीके की संस्कृति विकसित हुई है। तो 3 तरह की संस्कृति तो आपको यहीं दिख जाएगी जो यहां पर विकसित हुई है। और कारक कौन है उस संस्कृति के विकसित होने के? भौगोलिक कारक हैं, ठीक है। तो इस चीज को मैंने यहां पर लिख दिया, ग्रेटर देन 200 जनजातियां, जटिल समाज इस वजह से भी है, अलग अलग जनजातियां, अलग अलग उनकी संस्कृति, कई लोग की हेड हंटिंग संस्कृति है जैसे नागालैंड। मैं समझा रहा हूं, लिखूंगा मैं केवल इतना ही कि ग्रेटर देन 200 जनजातियां तथा ग्रेटर देन 200 भाषाएं, ऐसे लिख दें आप, सिंपल, ग्रेटर देन 200 भाषाएं, बोलियां। दूसरा पॉइंट, जटिल समाज और क्यों है? क्योंकि यहां पर बांग्लादेश, म्यांमार आदि से अवैध अप्रवास के कारण जनसांख्यिकी परिवर्तन हुआ है, इस वजह से भी जटिल समाज है। और आपने सुना होगा असम आंदोलन, आसू, ये आपने सुना होगा, असम आंदोलन के बारे में सुना होगा। वो बेसिकली क्यों हुआ था? जटिल समाज के कारण हुआ था। क्यों? यहां पर बोडो लोग रहते थे, असमिया लोग रहते थे। अब वहां पे क्या हुआ, बांग्लादेशी प्रवासी आए तो इन्होंने क्या किया,
तीव्र गति से जो वन है, उनकी प्राकृतिक भूमि है, उनको काटना शुरू किया, अपने रहने के लिए आवास बनाने शुरू किए। इससे क्या हुआ? इससे हितों का टकराव हुआ, संघर्ष हुआ। जो मैंने ऑलरेडी आपसे, जो हमारा लेक्चर नंबर 55वां था, 55वां नंबर वीडियो था, उसमें मैंने कुछ प्रवासन वालों पे चर्चा किया था, क्या क्या हित संघर्ष होते हैं। तो उसमें मैंने ये चीज़ों को थोड़ी सी डिस्कशन की थी, आप देख सकते हैं। तो ये बातें हो जाती हैं, वहां पर जटिल समाज की प्रकृति से भी एक समस्या उत्पन्न होती है। तीसरा, देखिए मैं बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्यों यार, इतने पॉइंट्स हैं लिखने को, और हमारे पास आप देखेंगे बहुत सारे पॉइंट्स हैं लिखने को। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि स्पेस और टाइम दोनों बहुत लिमिटेड है, ठीक है। आपके पास ना स्पेस है ना ही आपके पास टाइम है, तो ये भी आपके साथ प्रॉब्लम है। तो एक्सप्लेन उतना ही करें कि आपका पॉइंट न छूटे, ठीक है। यहां पे देखिए आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दिख रहा है। जटिल समाज क्यों है? 200 से ज्यादा जनजातियां हैं, तो जटिल समाज होगा ही, सीधी बात। भाषाएं लिख दूंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये लिख दिया, अवैध प्रवास लिख दिया, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? हेडिंग जो था, देखिए प्रश्न में क्या मांग थी? प्रश्न का मांग था, हमने अलगाव लिख लिया, हमने जटिल सामाजिक प्रकृति लिख ली, और पिछड़ापन। अब यानी थर्ड हेडिंग में डालूंगा पिछड़ापन। तो पिछड़ापन कैसे? पिछड़ापन कई कारणों से हुआ। दुर्गम प्रवृत्ति, यहां पर सड़क रेल आदि विकसित करना बहुत कठिन है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, काफी दलदली क्षेत्र है, बहुत प्रॉब्लम है। घने वन है यहां पर, तो यहां पर आप लिख दें घने वन पहाड़ी क्षेत्र, ये लिखना चाहिए था मुझे भी, ठीक है। तो घने वन पहाड़ी क्षेत्र इत्यादि के कारण क्या है? दुर्गम होने के कारण यहां पर सड़क रेल आदि विकसित करना बहुत कठिन है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ऐसे भी काम चला सकते हैं ना। अब क्या लिखूंगा? मुख्य भाग की राजनीति द्वारा अधिक ध्यान न दिया जाना। आपको पता होगा जो मुख्य भाग में राजनीति होती थी, इसका एक ये भी महत्वपूर्ण पहलू है, इस क्षेत्र की जनसंख्या बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत ही न्यून जनसंख्या है। और न्यून जनसंख्या है तो यहाँ पे वोट बैंक की राजनीति हो नहीं पा रही है, और वोट बैंक की राजनीति नहीं हो पा रही है, तो जो मेन भारत की जो राजनीति है, जिसको हम मुख्य भाग बोलते हैं, अगर उत्तर पूर्व को हटा दिया जाए, जैसे बिहार है, यूपी है, आप देखेंगे यहां पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ ध्यान देने की प्रवृत्ति कम रही है। तो ये कारण से भी एक पिछड़ापन इस कारण से भी आया है। तीसरा, यह क्षेत्र अस्थिर रहा है उग्रवाद के कारण, अतः निवेश का यहां पर अभाव रहा है। तो आर्थिक पिछड़ापन इस वजह से भी आया है कि निवेश का अभाव रहा है, क्योंकि यह क्षेत्र काफी पिछड़ापन रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया? उपरोक्त कारकों के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न मांगे की गई। तो यही लिखा है ना, इन तीनों चीज। प्रश्न की मांग क्या थी? पिछड़ापन प्लस जटिल समाज प्लस क्षेत्र का अलगाव। इसकी परिणति क्या हुई? इसकी परिणति हुई विभिन्न मांगों के रूप में। और वही बात मैंने बताई कि इसकी परिणति कौन कौन से मांगों के रूप में हुई। तो पहली मांग जो मैं बताऊंगा, देखिए यही तरह की मांगे हैं। वहां पे क्या है? राजनीतिक स्वायत्तता की मांग हुई है, ठीक है। तो राजनीतिक स्वायत्तता की मांग हुई है, तो तीन तरह की राजनीतिक स्वायत्तता मांग हुई है। पहला, अलग राज्यों की मांग हुई स्वतंत्रता के बाद। देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री का प्रश्न था, और एक बार प्रश्न आप वापस पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा थोड़ा। स्वतंत्रता के उपरांत से ही विभिन्न मांगों के एक जटिल समुच्चय के रूप में हुआ है, यह प्रश्न की मांग है। तो स्वतंत्रता के उपरांत जो जो मांगे हुई हैं वो आपको यहां पे चर्चा करनी है। तो कौन कौन सी मांगे हुई हैं? अलग राज्यों की मांग हुई, जैसे असम से मेघालय बनाया गया, अरुणाचल प्रदेश बनाया गया, मिजोरम बनाया गया, इसके अलावा मणिपुर, जो भी आप चाहें, तो असम ही था पहले वो क्षेत्र, वहां से अलग अलग राज्य बनाए गए। तो इसके द्वारा इन मांगों की पूर्ति की गई। पृथकतावादी आंदोलन भी वहां पर हुए, जैसे वृहत नागालैंड की मांग, जबकि मिजोरम 1986 के शांति समझौते के बाद अब शांत हो चुका है, अलग राज्य बना दिया गया मिजोरम को, ठीक है, अलग राज्य बना दिया गया। अब देखिए इससे क्या हो रहा है, इससे एक प्री का भी प्रश्न बन जा रहा है। प्री का प्रश्न क्या बन रहा है? जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य बने हैं, आपको दो काम करना है, दो काम आज ही तुरंत कर लेना है। प्री में दो तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक पूछ देगा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय, इनको क्रोनोलॉजी में लगाइए कब ये अलग राज्य बने, ठीक है। पहला प्रश्न ये बन जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या बन जाएगा, तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय, ये तीन मैंने पूछे हैं, इन तीनों को आपको बताना है कब अलग राज्य बने। दूसरा जो प्रश्न पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है, आपको ये बताना है कि इनमें से जो कौन कौन से राज्य हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्य हैं, टोटल सिक्किम को लेके नॉर्थ ईस्ट में कुल 8 राज्य हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन से राज्य पूर्ण राज्य बनने से पहले यूनियन टेरिटरी थे। ये बात आपको बतानी है नीचे कमेंट सेक्शन में। जो बताएगा उसको बहुत बहुत आभार होगा, ठीक है, मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा। हालांकि मुझे पता है, इसीलिए मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है, नहीं पता रहता तो पूछता ही नहीं, ठीक है। तो इसकी चिंता मत करें। अब यही से आपको समझ में आएगा कि कैसे हम प्रश्नों को टैकल करते हैं, कैसे चीजें हमारे एक एक करके जुड़ती जाती हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखें अब क्या हुआ, मैंने ये बात बता दी कि मिजोरम अलग राज्य जब बन गया तो शांत हो चुका है। तो पृथकतावादी आंदोलन अभी भी नागालैंड की, वृहत नागालैंड की मांग चल रही है। तीसरे तरह का जो यहां पे मांगे हैं, तो देखिए पहली मांग क्या हो गई, अलग राज्य। दूसरी मांग होगी पृथकतावादी आंदोलन, मतलब वृहत नागालैंड भारत से अलग,
ये अलग वृहत नागालैंड की मांग चल रही है। अभी भी आप देखेंगे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के जो कुछ क्षेत्र हैं, ठीक है, यहां पर अगर मैं दिखाऊं ये मैप में, तो ये जो मैप है इसमें ये क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र मिला के प्लस म्यांमार का क्षेत्र मिला के इसकी डिमांड की जा रही है, वृहत नागालैंड की डिमांड की जा रही है। ठीक है, तो ये एक बड़ी समस्या है कि कैसे इससे निपटा जाए। और आपने सुना होगा NSCN आइजक म्यूवा, NSCN IM, NSCN खापालांग, ये लोग इसी वृहत नागालैंड की मांग करते हैं। तो आप यहां पे चाहे तो एक दो एग्जांपल दे सकते हैं, हालांकि स्पेस नहीं है तो देखिए, क्योंकि चर्चा करनी है तो चर्चा तो हम कर ही रहे हैं। ठीक है, अब नॉलेज तो होता ही है यार, पता है ही हमें आंसर, और आपको पता होगा, देखिए मुझे तो पता ही है, ठीक है, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं लिखा। क्यों? ज्यादा लिखेंगे तो हमारे पास वर्ड लिमिट है ना। सबसे बड़ा जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस में प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम आपकी नॉलेज नहीं है, प्रॉब्लम है कि आप 125 शब्दों में कैसे लिखेंगे। यूपीपीसीएस जो लोग मेंस लिखे होंगे उन लोगों को ये बात समझ में आई होगी, 125 शब्द में कैसे नॉलेज उड़ेलेंगे, वही आपको प्रैक्टिस करनी है कि जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें उनको केवल लिखेंगे, बाकी चीजों को शॉर्टकट में आगे बढ़ जाएंगे। केवल पॉइंट बता देना कि ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, और इसीलिए नाम भी है जनरल स्टडी, नहीं तो स्पेशल स्टडी होता, एसएस होता, जीएस का पेपर नहीं होता, एसएस का पेपर होता। तो जनरल स्टडी में आपको सामान्य चीजें बतानी है, ना कि विषय के स्पेसिफिक बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दूसरा हो गया बाह्य लोगों के विरुद्ध, तीसरा पॉइंट हो गया जो मांगे हैं, तीसरा पॉइंट हो गया बाह्य लोगों के विरुद्ध आंदोलन। तो मैंने क्या बताया? बांग्लादेश से अप्रवासियों के विरुद्ध असम आंदोलन, इसी प्रकार संसाधनों की प्रतिस्पर्धा के कारण कई बार नागालैंड, मणिपुर आदि में हिंसक आंदोलन हुए हैं। तो मैंने ये बता दिया कि स्वतंत्रता के बाद 3 तरह की मांग हुई है, एक पृथकतावादी, अलग राज्य और बाह्य लोगों के विरुद्ध मांगे हुई हैं। अब मैं क्या करूंगा? निष्कर्ष में लिख दूंगा समाधान, क्या समाधान किए जा सकते हैं, क्या समाधान हो गए हैं। आप चाहें तो इस तरीके से कुछ भी आंसर लिख सकते हैं, अलग अलग तरीके के आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधानों का उचित क्रियान्वयन, इसके अलावा उग्रवादी संगठनों जैसे NSCM IM से संवैधानिक दायरे में बातचीत तथा पूर्वोत्तर परिषद एवं नीति आयोग के द्वारा विकास योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन द्वारा इस क्षेत्र का विकास, चहुमुखी विकास की आवश्यकता है। ठीक है, तो मैंने यहीं पे क्लोज कर दिया। आप चाहें तो थोड़ा सा स्टेटमेंट आगे बढ़ा दें, चहुमुखी विकास की आवश्यकता है। इवन अब देखिए, अब ये तो हो गया, आंसर कंप्लीट है ना, मैंने आंसर कंप्लीट कर दिया। अब यहां पे आप समझिएगा, इस आंसर में देखिए क्या था कि असल में प्रश्न बहुत जटिल था। जब मैं प्रश्न पढ़ रहा था तो उस समय ये मुझे काफी वन ऑफ द टफ क्वेश्चन लगा, कि प्रश्न समझना, ब्रेक करना अपने आप में 2 मिनट मुझे लग गए थे कि वाकई में प्रश्न की स्ट्रक्चरिंग कैसे करूंगा। तो इसलिए मैंने इस तरीके का आंसर लिखा है। ठीक है, मैंने आपको कुछ इंप्रूवमेंट्स बताए हैं, आप चाहें तो उन इंप्रूवमेंट्स को शामिल कर सकते हैं। 1-2 इंप्रूवमेंट और बता देता हूं, आप और लिख देंगे तो आप और खुश हो जाएंगे, और जो एग्जामिनर होगा आपको मुझसे ज्यादा मार्क्स देगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैंने कुछ इंप्रूवमेंट बताए हैं तो आप करेंगे तो फायदा होगा। देखिए क्या इंप्रूवमेंट है। पहला, आप समाधान में एक और जोड़ सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को आसियान देशों से जोड़ा जाए। एक समाधान में ये कर सकते हैं, आसियान देशों से जोड़ा जाए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, जो हमने शुरू में मैप बनाया, तो मैंने क्या मैप बनाया? ये बनाया मैप। ठीक है, देखिए ये आपके सामने मैप है, ये मैंने मैप बनाया था नॉर्थ ईस्ट का। आपको यहां पर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को बताने के बजाय यहां पर मांगों को दिखा देना चाहिए था कि यहां पर क्या है, ये ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन यहां पे आपको दिखा देना चाहिए। वृहत नागालैंड ये है, ठीक है, म्यांमार दिखा दीजिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि क्लियर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे तिब्बत दिखाएगा, चीन से तो अब हमारी दुश्मनी हो चुकी है, अब हम तिब्बत को मान लेंगे। यहाँ पर दिखा देंगे बांग्लादेश, है ना। इस बात को समझिएगा, ये आपको दिखाना है वृहत नागालैंड की मांग, यहाँ पर आपको दिखाना है अप्रवासन का खतरा, अप्रवासन की समस्या है। देखिए यहीं से क्या, मैप से कई चीजें क्लियर हो जा रही हैं। अप्रवासन की समस्या यहाँ पर आप दिखा देंगे, जो छोटे मोटे चिटपुट जातीय, आप कह सकते हैं जातीय भेदभाव दंगे हैं, वो दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मैप के थ्रू ही आप कुछ चीजें बता सकते हैं कि वृहत नागालैंड की मांग चल रही है, अप्रवासन की समस्या चल रही है अलग अलग जगहों पे, और ये आप बता सकते हैं। ठीक है, ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो 2 इंप्रूवमेंट आप कर देंगे, पहला मैप बना देंगे, दूसरा एंड पॉइंट में तो ये जोड़ देंगे नॉर्थ ईस्ट को आसियान के साथ कनेक्टिविटी की जाए समाधान में। उसके अलावा 1-2 जो और पॉइंट्स हैं कि आप इसमें कुछ एग्जांपल्स डाल सकते हैं अगर आपके पास टाइम और स्पेस हो तो, क्योंकि देखिए 250 शब्दों में लिखना था, मैंने लगभग 220 शब्द लिखे हैं। ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिखा है, मैंने यहां पे और कर दिया। भाई मैंने कहा क्यों कम किया, मैंने आपको लॉजिक बताया। अगर मैं चाहता तो मैं भी यार कुछ भी करता, कहीं से इधर उधर से छाप के, और आप लोगों को बहुत स्पेसिफिक आंसर दिखा सकता था। लेकिन बात वही है, क्योंकि मुझे जितना आता था मैंने उस चीज को दिखाया, डिस्कशन आपके साथ और कर दिया। ठीक है, तो आप उसको कर सकते हैं इंक्लूड आंसर में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 250 शब्दों में हमारे पास थोड़ा सा टाइम और मिल जाता है। ठीक है, तो इन दोनों इंप्रूवमेंट को आप कर लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 का। प्रश्न क्या है? जल शक्ति अभियान के लिए मुख्य रूप से ध्यान दिए गए
क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए और इसके कार्यान्वयन हेतु रणनीतियों पर प्रकाश डालिए। तो सीधे देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, सीधे वही प्रश्न बोल रहा है, जल शक्ति के लिए मुख्य रूप से कौन से क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है, पहला वो बताना है आपको। दूसरा, इसके कार्यान्वयन हेतु रणनीतियों पर प्रकाश डालना है। तो आपको दो काम इस प्रश्न में करना है। इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे, बता देंगे जल शक्ति अभियान क्या है, ठीक है, जल शक्ति अभियान सीधे सीधे आप बता देंगे क्या है इंट्रोडक्शन में, है ना। या फिर आप इंट्रोडक्शन में दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं, आप बता सकते हैं जल शक्ति अभियान लाया क्यों जा रहा है, यानी इसको लाए जाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो लाए जाने की आवश्यकता के लिए आप कुछ आंकड़े बता सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर बताया, ठीक है। मैंने इसका आंसर हालांकि लिखा है, बहुत अच्छा आंसर लिखा है, वही मैं, क्योंकि मुझे स्ट्रक्चरिंग ही डिस्कस करनी है तो मैं केवल स्ट्रक्चरिंग आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए आपको क्या यूज करना है, पहले मैं ये बता दूं, आपको ये डायग्राम याद कर लेना है, ये ग्राफ जो मैं बता रहा हूं यहां पे याद कर लेना है, क्योंकि यूपीएससी और यूपीपीसीएस का पैटर्न रहा है हर वर्ष एक प्रश्न वो जल संकट पर पूछ रहे हैं। मतलब यूपीएससी का तो मैं देख चुका हूं, 2 बार मैंने ही मेंस लिखा है 2018 2019 में, 2 बार मैं देख चुका हूं कि 2 बार उन्होंने एक एक प्रश्न जल पर पूछा है, जल संकट पर प्रश्न पूछा ही गया है। और यूपीपीसीएस का भी चांस ज्यादा है कि जल संकट पे प्रश्न पूछेगा। तो आपको क्या करना है, ये डायग्राम याद रख लेना है कि 2001 में, पहले तो ये डायग्राम याद रखना है, 2001 में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता मीटर क्यूब में हमारे पास कितनी थी, 1820 थी। 2011 में घट के हो गई 1545 और 2025 में एस्टिमेटेड है कि ये 1341 हो जाएगी। तो ये 3 आंकड़े आपको याद रखने हैं और दिखा रहे हैं कि जल संकट बढ़ते जा रहा है भारत में, ठीक है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, नीति आयोग ने कहा है कि भारत में 600 मिलियन लोग यानी 60 करोड़ जनसंख्या गंभीर जल संकट की स्थिति में है। तो ये इंट्रोडक्शन आप बता सकते हैं कि नीति आयोग के अनुसार ऐसी ऐसी समस्या है भारत में, ठीक है। तो यहां पर आप बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन ऐसे लिख सकते हैं। तो आप फिर क्या बता देंगे, इसी संदर्भ में जल शक्ति अभियान लाया गया है, ठीक है, और जल शक्ति अभियान को आप बता देंगे। जल शक्ति अभियान क्या है, जैसे मैंने लिख दिया, नागरिक भागीदारी आधारित अभियान है जो जल संरक्षण पर केंद्रित है, ठीक है। और अब जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया इसी के लिए, ठीक है। तो अब देखिए प्रीलिम्स में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जल शक्ति अभियान क्या है। तो जल शक्ति अभियान क्या है, प्रीलिम्स में सीधा अगर प्रश्न पूछेगा तो जल संरक्षण पर केंद्रित अभियान है जो कि नागरिक भागीदारी आधारित अभियान है, ठीक है। तो आप इस चीज को सीधे सीधे प्रीलिम्स में आप यहां पर सीधे सीधे बात बता सकते हैं। अब मैं बात करूं अगले पार्ट की, ये आपने बताना है। अब जो दूसरा पार्ट है हमारा नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट क्या डिमांड कर रहा है, नेक्स्ट पार्ट डिमांड कर रहा है कि कौन कौन से क्षेत्रों पर इसमें ध्यान दिया गया है। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो पहला क्षेत्र है जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन, मतलब ढेर सारी संरचनाएं बनाई जाएंगी जिसमें जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन पर ध्यान दिया जाएगा। तो पहला ध्यान देने वाला क्षेत्र यह है। दूसरा क्षेत्र यह है पारंपरिक और अन्य जल निकायों का नवीनीकरण। कई पारंपरिक जल निकाय हुए, आपने सुना होगा कांटा, केरे, ठीक है। अब देखिए ये भी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, पूछेगा कांटा और केरे ये कहां पर पाया जाता है, तो आप बताएं, जैसे कांटा कर्नाटक, ठीक है। तो ये प्रश्न सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। जोहड़, आपने सुना होगा जोहड़, ठीक है, राजस्थान एमपी के क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अलावा आपने सुना होगा आहार पाइन, मैं कुछ बता दे रहा हूं, आहार पाइन कहां पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ पारंपरिक जल संग्रहण प्रणालियां हैं, इनका क्या होगा, नवीनीकरण होगा। जो थी जहां पे मान लीजिए कुछ काई जम गई होगी, कुछ और प्रॉब्लम हो गई होगी, है ना, उस सबको क्या किया जाएगा, नवीनीकरण किया जाएगा। तो ये आपको समझना होगा, ठीक है। अब देखिए और क्या है डिमांड प्रश्न की, अगला बोला है जो तीसरी ध्यान दिए गए क्षेत्र है वो है जल संभर विकास, वाटरशेड डेवलपमेंट। और मैंने वाटरशेड डेवलपमेंट पे एक पूरे प्रश्न की चर्चा की है जो कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपसे कहूंगा कि बैक में जाके देखें कि मैंने जितने अब तक टॉपिक डिस्कशन किए हैं, मैं लगभग इंपॉर्टेंट टॉपिक से डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूं, तो ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा चौथा ध्यान दिया गया क्षेत्र है गहन वनीकरण, यानी पुनर्वनीकरण किया जाएगा। और पांचवा ध्यान दिया जाने वाला क्षेत्र है पुनः उपयोग और पुनर्भरण संरचना का निर्माण, ठीक है, कि जल वाटर रिचार्ज किया जा सके ऐसी संरचना का निर्माण। तो ये 5 इसमें ध्यान दिए गए क्षेत्र हैं, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए भी आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है ये, है ना, तो इसको ध्यान में रखें। अब देखिए सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट बोला है कि रणनीतियों, क्या क्या रणनीतियां हैं। तो रणनीतियां देखिए, आपने सुना होगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आपने सुना होगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में जो जो रणनीतियां हैं वही इसमें भी अपनाई जा रही हैं। सीधे सीधे अगर आपको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम याद है तो यहां से सीधे सीधे काम हो जाएगा। क्या क्या रणनीतियां थी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में, तो कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, उल्टा हो गया सर, हाँ, कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय और कोऑपरेशन, 3C वाला था, वही यहां पर भी हो रहा है। तो देखिए सहयोग और समन्वय, किसके किसके बीच सहयोग एवं समन्वय, राज्य और जिला प्रशासन के मध्य सहयोग एवं समन्वय। दूसरा, नोडल अधिकारी द्वारा क्रियान्वयन होगा, जो जल शक्ति अभियान है उसके लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी हर क्षेत्र में।
और वो इसका क्रियान्वयन देखेगा कि उचित तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं, यानी प्रॉपर एक जवाबदेही तंत्र बनाया गया है। एक अधिकारी को जवाबदेही दी जाएगी कि आप जल शक्ति अभियान का क्रियान्वयन कीजिए। तीसरा है रणनीतियों में अनुसंधान सहायता। ठीक है, अनुसंधान सहायता IITs, IISc है, ठीक है, ये जो संस्थान है इसमें अनुसंधान किए जाएंगे किस तरह से जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके, जो जल अपशिष्ट है उसका किस तरह से प्रबंधन किया जा सके। चौथा पॉइंट है प्रौद्योगिकियों का प्रयोग। प्रौद्योगिकियों का कौन सा प्रयोग हो रहा है रणनीतियों में? 3D मैपिंग की जा रही है गांव की 3D मैपिंग करके देखा जा रहा है कि कितने जल संसाधन वहां पर उपलब्ध हैं। पांचवा रणनीतियों में क्या है? मनरेगा के साथ अभिसरण किया जा रहा है, यानी इसमें क्या किया जा रहा है? बेसिकली मनरेगा के अंतर्गत तालाब, कुएं इत्यादि की खुदाई हो रही है, सफाई हो रही है, ये सब काम किया जा रहा है। और छठवां क्या हो रहा है? जागरूकता अभियान, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कैंपेन, ये काम किया जा रहा है। अच्छा देखिए, आप सिंपल से सोचिए, अगर आपको करना होता, मान लीजिए आपको ये आंसर नहीं पता है कि क्या क्या रणनीतियां हैं, ठीक है, मान लीजिए आपको ये नहीं पता होता तो आप एग्जाम में प्रश्न छोड़ के आ जाते। यहीं पर समझिएगा, प्रश्नों को छोड़ना नहीं होता है। ठीक है, जब मैंने ये प्रश्न किया था, हालांकि जब मैं यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहा था तो उस समय मैंने जल शक्ति अभियान के बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ था, लेकिन जब आज मैं ये आंसर लिख रहा था तो मुझे जल शक्ति अभियान भूल गया था, मुझे याद नहीं आ रहा था कि वाकई में है क्या। मैंने ये सारे पॉइंट्स लिखे थे, बस एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया था। देखिए कौन सा पॉइंट मैंने छोड़ दिया था, मैं आपको बता देता हूं। मैंने एक पॉइंट जो छोड़ दिया था, नोडल अधिकारी, ये पॉइंट मेरे दिमाग से निकल गया था कि इसके लिए एक स्पेशल नोडल अधिकारी बनाया गया है। हालांकि बहुत जरूरी पॉइंट है, फिर भी छूट गया था। बाकी सारे पॉइंट्स मैंने अपने मन से लिख दिए थे। क्यों यार, कोई अभियान अगर मैं चलाऊंगा, मान लीजिए मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मैं एक ऑफिसर हूं और मैं कोई जल संरक्षण पर अभियान चलाने वाला हूं, तो मैं क्या करूंगा? रिसर्च कराऊंगा, राज्य एवं जिला प्रशासन के मध्य सहयोग कराऊंगा। ठीक है, तो मैंने लिखा था स्थानीय स्वशासन से लेकर राज्य स्तर पर सहयोग एवं समन्वय, मैंने ये पॉइंट लिखा था। तो इसमें क्लियर है कि राज्य एवं जिला प्रशासन पर सहयोग है। प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करूंगा, मैंने टेक्नोलॉजी क्लियर लिखी हुई थी। मैंने लिखा था मनरेगा के साथ अभिसरण, ये मैंने अपने दिमाग से पॉइंट खुद से लगाया था कि मनरेगा जैसे चीजों का क्रियान्वयन किया था। जागरूकता अभियान चलाते ही हैं अगर आप कुछ करते हैं तो। इवन मैंने क्या किया था, एक केस स्टडी भी यूज कर ली थी आहार पाइन की, क्योंकि देखिए प्रश्न में मैंने बताया था ना, यहां पर ध्यान दिए गए क्षेत्रों में कौन कौन से हैं, पारंपरिक और अन्य जल निकायों का नवीनीकरण। तो मैंने क्या किया, यहां पर एक केस स्टडी बना दी, पारंपरिक जल संग्रहण प्रणाली भारत में है आहार पाइन। ठीक है, तो मैंने उसकी एक केस स्टडी बनाई थी और उसको मैंने क्या किया था, यूज कर लिया था। आहार पाइन क्या है मैं जल्दी समझा देता हूं, आप भी चाहें तो यूज कर सकते हैं। बिहार के क्षेत्रों में क्या होता है, एक नदी जा रही है, यहाँ पे मान लीजिए नदी है, इसका क्रॉस सेक्शन में दिखा रहा हूं, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, मतलब पेज के अंदर फ्लो कर रही है। ठीक है, बगल में एक छोटा सा नाली बना देते हैं, नाली। अब नाली में क्या करते हैं, नदी के बीच में से यहाँ पर ऊपर छेद कर देते हैं और नाली यहाँ से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो गया आहार पाइन बना है। अब क्या, नदी में जब इस लेवल से ज्यादा पानी आ रहा है, बाढ़ आ जा रही है, मान लीजिए गंडक कोसी जो भी नदी है, बाढ़ आ जा रही है, इससे जब ऊपर पानी जा रहा है तो ये बगल में जो नाली है, जो छोटी नाली है, इसमें पानी भर जा रहा है और इसको खेतों से जोड़ दिया, यहां पे सिंचाई व्यवस्था कर दी। नदी का इतना पानी तो बचा ही रह गया, ये देखिए नदी का पानी बचा ही रह गया और नदी का इकोलॉजिकल फ्लो बाधित नहीं हो रहा है। इसकी सबसे खास बात, नदी का पानी प्रवाह बहुत अधिक रुक नहीं रहा है, एक सबसे बड़ी खास बात यह है। साथ में क्या हो रहा है, जल का संरक्षण भी हो रहा है। जो एक्स्ट्रा पानी था, जो खराब हो जाता, जो बाढ़ आ जाती, लोग बह जाते, नुकसान होता, उसको क्या किया गया, उसको संरक्षित कर लिया गया। तो मैं ऐसी केस स्टडी एक मैंने खुद से बना दी थी, तो मेरा आंसर बल्कि बहुत बहुत अच्छा हो गया था। बस एक बात जो छूट रही थी मेरी, कि नोडल अधिकारी की नियुक्ति मैंने नहीं कराई थी, इसको कर लीजिए तो आपका आंसर समझ सकते हैं, बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा कि देखिए आंसर थोड़ा सा गड़बड़, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा बुरा चलने दीजिए, प्रैक्टिस आपको रोज करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस में कभी कमी मत करिए। और मेरे आंसर जो है यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं आंसर, वो एक बेंचमार्क है। ठीक है, बेंचमार्क का मतलब आपको इससे अच्छे लिखने की प्रयास करनी है। मतलब आप ये मत सोचें कि मैंने इतना लिख दिया तो मैं बिल्कुल खुश और मेरा पढ़ के आपने वही छाप दिया। करिए, मतलब मिनिमम तो ये रिक्वायरमेंट है ही, इससे आप अच्छा करने का प्रयास करिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर सीरीज काफी पसंद आ रही होगी। ठीक है, तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लोगों का एक्स्ट्रा धन्यवाद जो लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे इसे शेयर कर रहे हैं, और आप लोग की वजह से मुझे उम्मीद है काफ़ी सब्सक्राइबर हमारे बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। और आप लोग जितना अधिक शेयर करेंगे, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करेंगे, बताएंगे कि ऐसा चैनल है हिंदी माध्यम का, बहुत ही हमें भी कॉन्फिडेंस आएगा। और रेगुलर इवन मैं 2-4 जो मेरे साथ इंटरव्यू दिया है लोगों ने, मैं उनको भी ऐड करने का प्रयास करूंगा। मैंने उनसे ऑलरेडी बातचीत की है कि आप भी कुछ चीज़ें यहाँ पर पढ़ाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।